Science Explorer, welcome to the fascinating world of microorganisms. This is the question answer session क्योंकि मैंने आपको लास्ट में प्रॉमिस किया था कि आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसी के बेसिस पे आज का वीडियो है। तो शुरू करने से पहले प्रीवियस वीडियो का कुछ क्विक रिकैप, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, मतलब कि फूड को हम कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, किस किस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब शुगर, सॉल्ट, वेनिगर, ये सारे मेथड्स को ये सारे इंग्रेडिएंट को यूज़ करके हम अपने फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं, ये पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक के नाइट्रोजन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म कंपाउंड नाइट्रोजन में जिसमें हमारा प्लांट्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में होता है, इसीलिए तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कन्वर्ट करते हैं हमारे यूजेबल फॉर्म में। फिर पढ़े थे कि नाइट्रोजन साइकिल है, मतलब नाइट्रोजन का मूवमेंट हमारे इन्वायरमेंट में कैसे होता है। ये सारा डिटेल्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए और इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो देखिए जो कि हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से बनाया है। ओके, ये QR कोड है जहाँ पे मेरे सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इसे स्कैन कीजिएगा तो आप डायरेक्टली मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस एक लाइन में क्यू में मिलेंगे, तो आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कोट्स ऑफ द डे। डोंट वेट, टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड वर्क whatever tools you have, and better tools will be found as you go along. On this note, I am Krishna. You're watching me on Concept Quiz. Let's get started. As you know, this is the question answer session. तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से जो डायरेक्टली हमारे सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करता है। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है नाइट्रोजन। सॉरी, व्हाइट कलर ले लेते वरना आपको दिखेगा नहीं। आंसर इज नाइट्रोजन। ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। अब इसको हम डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है? वो मॉइस्ट सॉइल में रहता है या वाटर में रहता है, उसको मॉइस्चर वाला जगह, वैसे भी मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर वाला जगह ज़्यादा पसंद है, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कैटेगरी में है, तो इन्हें भी मॉइस्चर वाला जगह ज़्यादा पसंद है। तो ये जनरली वाटर या मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये उसमें रहता है और ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है अपने, उसके पास कुछ ऐसा एंजाइम होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ऐसा एंजाइम होता है जिसके थ्रू वो नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम लोग ऑल लिविंग थिंग्स कंज्यूम कर सके, मतलब प्लांट्स कंज्यूम कर सके, मतलब कंपाउंड नाइट्रोजन में। कंपाउंड नाइट्रोजन में उसको कन्वर्ट करता है और प्लांट फिर उसको डायरेक्टली अपने रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, जो उसको इजी होता है एब्जॉर्ब करने में, और सारे लिविंग बींग्स इसी के थ्रू नाइट्रोजन को हम लोग यूज़ कर पाते हैं, मतलब कंपाउंड नाइट्रोजन को यूज़ कर पाते हैं। तो ये था ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, जो डायरेक्टली मतलब एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, एयर से, और उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में जो प्लांट और ऑल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सके। ये इसका नोट्स है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इसकी वजह से ही, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से ही हमारा सॉइल जो है इनरिच होता है नाइट्रोजन के कंटेंट से, जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी प्लांट्स के लिए, इवन ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी, क्योंकि नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, उसके रिप्रोडक्शन के लिए और भी तरह के फंक्शंस के लिए, जो इसको नाइट्रोजन जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इससे रिलेटेड नोट्स है, अगर आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़े होंगे या मेरे वीडियोस में देखे होंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप देखे हैं तो तब आप आंसर कर पा रहे होंगे, अगर नहीं देखे हैं
तो कोई बात नहीं, आपको मैंने लिंक दे चुकी हूँ, आप उसमें जाइए और वहाँ से लिंक को एक्सेस कीजिए और आराम से सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलरा इज काउज्ड बाय, कोलरा किस वजह से होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? तो आंसर है बैक्टीरिया। कोलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब इसका रीजन क्या क्या है, मतलब कैसे होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन ये होता कैसे है? ये एक्चुअली कंटामिनेटेड खाना या कंटामिनेटेड वाटर को खाने पीने से होता है। मतलब कि वैसा फूड, वैसा वाटर जो गंदगी, जिसमें गंदगी हो, मतलब वो कंटामिनेटेड हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें ऑलरेडी अटैक हो चुका हो, वैसे खाना को आप खाइएगा तो आपको कोलरा होने का चांसेस हो जाएगा। और ये कहाँ होता है? जनरली जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, मतलब जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदगी हर जगह है, जहाँ पे पीने का पानी सही, मतलब गुड ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, मतलब साफ वाटर पानी अवेलेबल नहीं है, ऐसा बहुत जगह है अभी भी। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप हाइजीनिक, मतलब एक तो अपने सराउंडिंग को हाइजीन रखें, मतलब क्लीन रखें, नीट एंड क्लीन रखने, अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करते रहें सोप से, प्लस अपने फूड को प्रॉपरली कुक्ड करें ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो, मर जाए। प्लस वाटर आप जब भी पिए, बॉयल वाटर पिए, बॉयल वाटर में मैक्सिमम जो आपको नुकसान करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर लेने से आप कोलरा से बच सकते हैं। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। और इससे बचने के लिए एक और ऑप्शन है कि आप वैक्सीनेशन ले लें, मतलब इसका वैक्सीनेशन आता है तो उसको वैक्सीनेशन, अपने आप को वैक्सीन प्रोवाइड कर ले तो वो आप इससे बच सकते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर है जो हमको कोलरा से मतलब बचा सकता है। ये इस पे नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं। आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन या डिजीज प्रिवेंशन वाला वीडियो देखते तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर पाते, जो हम बहुत ही डिटेल्स में वहाँ पे बताए हैं कि कोलरा कैसे होता है और उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है। तो यहाँ पे भी आपको बता दिया, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप राइट डाउन कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन है इसमें? आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। सोचिए और आंसर दीजिए। जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने वाला, मतलब कैरियर का काम करने वाला, इसमें से कौन है? सोचिए, बहुत ही इजी आंसर है। इसका आंसर है हाउस फ्लाई, मक्खी। ये एक बेहतरीन डिजीज कैरियर है, डिजीज को फैलाने का। अब पहले ये क्यों है ये बताते हैं, लेकिन पहले और सब क्यों नहीं है ये जानिए, ठीक है। देखिए, आंट है, जो चींटी होती है, वो कभी भी कैरियर नहीं, डिजीज कैरियर नहीं है, मतलब वो कभी भी डिजीज फैलाने का काम नहीं करती। वो सिंपल से एक चींटी है जो अपना एक्चुअली फूड कैरी करती है और एक लाइन में चलती रहती है। वो डिजीज को फैलाने का काम नहीं करती, इसीलिए वो एक कैरियर नहीं हो सकती। ये ड्रैगन फ्लाई एक अच्छा चीज है, मतलब आप इसको एक प्रीडेटर की तरह ले सकते हो। मतलब ये शिकारी है। किसका शिकार करता है? इंसेक्ट का शिकार करता है। इवन ये तो डिजीज को कंट्रोल करने का काम करता है। ये किसको खाता है? मॉस्क्यूटो को। मॉस्क्यूटो जो एक बहुत ही डेंजरस कैरियर है डिजीज को फैलाने वाला, तो ये उसको खाता है। तो ये कभी भी मतलब कैरियर का काम नहीं कर सकता, मतलब वो डिजीज फैलाने का काम नहीं करता, ये तो कंट्रोल करने का काम करता है। उसी तरह से स्पाइडर भी सेम है, वो भी इंसेक्ट को, वो भी एक तरह का प्रीडेटर्स है और इंसेक्ट को खाता है, मतलब कि जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं उसको खाता है और एक तरह से इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद करता है। मतलब ये भी एक कैरियर का काम, डिजीज, ह्यूमन को डिजीज फैलाने का कैरियर का काम नहीं करता। तो बचा क्या? हाउस फ्लाई, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कैरियर वाला काम करता है डिजीज को फैलाने का। अब ये कैसे काम करता है ये जानिए, ओके। देखिए, हाउस फ्लाई कहाँ पे रहती है? जनरली आप इसको देखिएगा कि ये कचरे के ढेर में रहती है, जहाँ पे हर तरह का कचरा होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, और भी तरह का कचरा होता है। जितना भी सड़ा गला कचरा, वो वहीं पे रहती है, वहीं पे ब्रीड करती है, ठीक है। और वो क्या करती है, वहाँ उसका हैबिट होता है, ये एक्चुअली हाउस फ्लाई का हैबिट होता है। अगर वो यहाँ से उड़ेगी और आपके खाना पे बैठेगी, अगर आपका फूड कवर नहीं है तो वो, उसका एक तरह से बोलते हैं ना, आदत होता है। तो वो
एक बार गंदगी में बैठेगी, फिर वहां से उड़ के आएगी, फिर आपके खाना में बैठेगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि उसके हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उसके शरीर में बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा एकदम बहुत ज़्यादा घना और छोटे छोटे बाल होते हैं। उसके पैर में भी बहुत सारे बाल होते हैं। तब जब वो यहाँ पे बैठती है, कोई भी कचड़े के ढेर में बैठती है, तो जो भी वहाँ पे पैथोजेंस है, जो बहुत ही हार्मफुल पैथोजेंस है, वो उसके पैर में चिपक जाते हैं, उसके बॉडी में चिपक जाते हैं। फिर वो क्या करती है, फिर वो उड़ के आपके खाना में बैठेगी। तो वो सारे पैथोजेंस आपके खाना में डिलीवर हो गया। अब आप उसको पैथोजेंस को खाने वाले हो, मतलब आपका वो डिनर बनने वाला। और एक बार वो आपके अंदर गया, फिर तो गड़बड़ी शुरू। फिर तो बहुत तरह की बीमारी होगी, कोलरा होगा, डिसेंट्री होगा, डायरिया होगा, जितनी तरह की बीमारी आपको हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप खाना रखो तो प्रॉपरली उसको कवर करके रखो, ताकि कोई भी ये हाउस फ्लाई उस पर बैठ ना पाए और आपको पैथोजेंस का अटैक ना हो। और अपने खाना को प्रॉपरली अच्छे से ढक के रखो, अपने हैंड को वॉश करके खाओ। तो ये फ्लाई से बचने का एक तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। तो इस तरह से ये एक कैरियर का काम करती है, एक डिजीज फैलाने का काम करती है। इससे रिलेटेड नोट्स है। और आप अगर पैथोजेंस ट्रांसमिशन वाला वीडियो देखे होंगे तो इस आंसर को आप आराम से कर पा रहे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को जाकर के, जो प्रीवियसली मैंने वीडियो बनाया उसमें जाकर के देखिए, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे है सारे नोट्स, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ, पहला ऑप्शन है हीट, दूसरा है ग्राइंडिंग, तीसरा है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल और चौथा है नी। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है हीट। तो हीट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ हीट की वजह से कोई आपका डो जो है वो बलून की तरह नहीं फूलेगा। वो सिर्फ एक टेम्परेचर है, जो एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा, बस वो एक वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो हीट की वजह से कभी भी आपका वो डो जो है फ्लफी नहीं बनेगा या राइज नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या होता है? सिंपल, आप मटेरियल लिए उसको ग्राइंड किए। ये एक स्टेप है, एक प्रोसेस है, जो आप उस तक, मतलब डो तक पहुंचने का जो एक इनिशियल प्रोसेस है, जो हम ग्राइंडिंग करते हैं वाटर मिला करके, जो धीरे धीरे उसको ग्राइंड करते हैं। तो ये नहीं हो सकता। ठीक। तीसरा है ग्रोथ ऑफ इट, इसको लास्ट में बताते हैं। ठीक है। फिर चौथा है नींग मतलब क्या? मतलब गूंथना। आप पानी लिए और उसको आटे को गूंथ रहे हैं, तो सिर्फ गूंथने से आपका आटा नहीं फूलने वाला। ठीक है। उसमें सिर्फ आप बस वो गूंथने का क्या प्रोसेस हुआ, एक ग्लूटोन टाइप का एक स्ट्रक्चर देता है। मतलब आप गूंथ करके उसको डो बना दिए, सब आटे को एक साथ मिक्स कर दिए और उसको एक गोला टाइप का बना दिए, इसमें ग्लूटोन प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है। लेकिन इसके वजह से आपका वो आटा फूलेगा नहीं बैलून की तरह। तो लास्ट क्या बचा? तीसरा ऑप्शन, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। मतलब ईस्ट का सेल का ग्रोथ होता है, इसकी वजह से आपका डो फूलता है। इसका डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन जानिए। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप वार्म वाटर यानी कि लुक वार्म वाटर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा ईस्ट डाल करके उसका डो बनाते हैं। जब ये प्रोसेस आप करते हैं तो क्या करते हैं, फिर आप उसको वार्म टेम्परेचर पे, मतलब वार्म वाले जगह पे उसको ढक करके रख देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ईस्ट क्या होता है, उसका एक तो फेवरेट क्लाइमेट मिल गया उसको, वार्म टेम्परेचर। ठीक है। ऊपर से वो उसको शुगर पसंद है, तो वो शुगर खाना शुरू करता है। जब ईस्ट शुगर खाना शुरू करता है तो वो क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। मतलब अब ये प्रोसेस जो होता है वो अपने आप को मल्टीप्लाई जो करना शुरू करता है, इस प्रोसेस में वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मतलब बाई प्रोडक्ट में उसका बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला, ये कहाँ जाएगा बेचारा? ये तो डो के अंदर है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस फॉर्म में है, वो निकलना चाहेगा। तो जो निकलने का क्रम होता है, ये जो बाहर निकलने का क्रम हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर ट्रैप है, फंसा हुआ है, तो वो निकलने का कोशिश करेगा। तो जब निकलने के क्रम में वो क्या करता है, आटे को, आपके डो को बलून की तरफ फुला देता है। तो ये रीजन है कि ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से आपका आटा जो है बलून की तरफ फूल जाता है। तो अगर आप मेरा वीडियो, फर्मेंटेशन वाला वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पा रहे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए और इस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। ओके, आपको अगर ये नोट करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ग्रुप है?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसको हम माइक्रोब्स भी बुलाते हैं। वो बहुत छोटा होता है, बिना माइक्रोस्कोप के हम उसे देख नहीं पाते, वो हमारे लिए इनविजिबल होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं और इतने मीनिंगफुल है, इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ये जितने तरह का बैक्टीरिया है ये है, मतलब जनरली शेप के अकॉर्डिंग, एक स्पाइरल हुआ, एक स्फेरिकल हुआ, एक सिलेंड्रिकल शेप हुआ, ये जितने तरह के बैक्टीरिया हैं ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये सिंगल सेल का होता है और ये हर इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है। इसके पास वैसा एंजाइम है, ये किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है उस अपने एंजाइम की वजह से। वैसी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, वैसा इसके अंदर कुछ है, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे ये फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है और भी बहुत सारे चीज़ में ये अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें डिजीज़ भी फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ, कोलरा हुआ, ये बैक्टीरिया की वजह से ही आता है। दूसरा है फंगाई। फंगाई एक दूसरे ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये जितने तरह का फंगाई है ये आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। फंगाई क्या है, एक बेस्ट नेचुरल रिसाइकलर है, मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है। जितने भी सड़े गले चीज़ है उसको डिकम्पोज करके मीनिंगफुल चीज़ में बनाता है, मतलब बहुत ही यूजफुल है ये। लेकिन कुछ फंगाई जो है वो डिजीज भी फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। थर्ड है प्रोटोजोआ। ये फिगर देख रहे हैं, इसमें जितने तरह का प्रोटोजोआ है इसमें आपको दिखेगा, ठीक है। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और ये जनरली सॉइल या वाटर में मिलता है, आपको सॉइल और वाटर दोनों में मिल जाएगा। प्लस ये एक प्रीडेटर्स है, मतलब शिकार करके अपना खाना पीना खाता है, आराम से रहता है और इसकी वजह से डिजीज़ भी होता है खतरनाक वाला, जैसे कि मलेरिया हुआ, एमोबिक डिसेंट्री एक डिजीज़ है जो भी प्रोटोजोआ की ही वजह से होता है, ठीक है। चौथा है एलगी, जो कि बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, बहुत ही वंडरफुल क्रिएचर है। आप मतलब इसके बारे में तो जानते ही होंगे। एलगी, ये जितने तरह का एलगी है ये आपको फिगर पे दिख रहा है, ठीक है। एलगी का क्या काम होता है, ये जनरली वाटर में रहता है, ठीक। और ये क्या करता है, एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, बिल्कुल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्लांट की तरह पूरी तरह से सेम नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर उसकी तरह से होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है। वो अपना फूड खुद ही बनाता है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बदले हमको बाई प्रोडक्ट क्या देता है, ऑक्सीजन, जो मैक्सिमम ऑक्सीजन जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो एल्गी से ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, प्लस वाटर एक्वेटिक लाइफ को भी बैलेंस करता है, ओके। तो ये था एल्गी के बारे में। और वायरस एक्चुअली मैंने आपको बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरीज 4 हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। लेकिन वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो उसके कैटेगरी में नहीं रखा गया। वो इसलिए क्योंकि वायरस जो है लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग भी नहीं है, वो बीच का ही है, मतलब उसका अपना सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होता, इसीलिए उसको इसके कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्योंकि वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, वो मतलब दूसरे के भरोसे रहता है। एक तरह से आप पैरासाइट बोल सकते हो, जब वो किसी के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के कांटेक्ट में आएगा, फिर वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है और जितनी तरह का बीमारी है वो फैलाता रहता है, जैसे एड्स हुआ, HIV वाला जो हुआ, और अभी रिसेंटली कोविड-19 वाला जो है केस, वो तो सबको पता है। तो वायरस बहुत ही डेंजरस भी है, इससे बच के रहना चाहिए और इसका प्रिकॉशंस मेजर लेना चाहिए, जैसे हैंड वॉश करना, अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज रखना, अपना आसपास क्लीन रखना, ये सारे वायरस से बचने का तरीका, ठीक है। ये सारे चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में। आप उसमें जाएं और वहाँ पे इसके सारी डिटेल्स मिलेंगे आपको अवेलेबल, आप उसको ध्यान से देखें और सीखें। आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस क्लास में पूछे थे, राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। मतलब 10 लाइन आपको बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूजफुल है और कहाँ कहाँ हमको हेल्प करता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका ब्रेड हुआ या फिर पिज़्ज़ा हुआ या फिर आपका वो छोला भटूरा, ये सब जितने सारे चीज़ हैं जो आपको बहुत पसंद है, ये किसकी वजह से बनता है, फर्मेंटेशन की वजह से ही तो बनता है। तो इसमें ईस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, प्लस बैक्टीरिया का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि कर्ड हुआ, दही भी आपका एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही गुजरता है, जिसके कारण वो दही बनता है।
तो ये हमको फर्मेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये ना हो तो हमारे पास दही नहीं होगा, हम लोग पिज़्ज़ा नहीं खा पाएंगे, है ना। पिज़्ज़ा जनरली सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा है मेडिसिन। मेडिसिन मतलब एंटीबायोटिक बनाने में फंगाई और बैक्टीरिया की मदद से हम लोग को एंटीबायोटिक मिला। पहला एंटीबायोटिक जिसको पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है, तो ये बहुत ही यूजफुल है वो पेनिसिलिन बनाने में, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। और भी बहुत तरह का एंटीबायोटिक आज के डेट में मार्केट में आ गया है। तो मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, जिसके वजह से हम बहुत सारे खतरनाक बीमारी से बच जाते हैं। अगर हमें हो जाता है तो हम उसको खा करके अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा है डिकम्पोजिशन प्रोसेस, मतलब कि एक फंगाई जो कि नेचुरल रिसाइकलर का काम करता है। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली फंगाई जो नेचुरल रिसाइकलर है, मतलब सड़े गले चीज़ को डिकम्पोज करके एक मीनिंगफुल चीज़ में बनाता है और वापस सॉइल में डालता है, फिर वापस प्लांट उसको यूज़ करते हैं, मतलब एक तरह से न्यूट्रिएंट का रिसाइकिल करता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मीनिंगफुल रोल प्ले करता है यीस्ट के द्वारा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अभी हम तुरंत आपको बताए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी का फर्स्ट क्वेश्चन था शायद फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी तो करता ही करता है, प्लस एक फेमस है रिजोबियम जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में, नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। और वो फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है कंपाउंड नाइट्रोजन में, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको आराम से यूज कर पाए। क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे लिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रोथ के लिए, और भी बहुत सारे चीज़ में, सेल्स के लिए, मतलब प्लांट्स के लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है। तो ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर फूड प्रिजर्वेशन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, जो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में पढ़े थे। और भी बहुत सारा प्रोसेस इसमें फर्मेंटेड फूड का भी एक मेन रोल प्ले करता है। जो फर्मेंटेड फूड जो कुछ अच्छे बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से फूड खराब नहीं होता। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है वाइटामिन्स क्या, मतलब जो हमारे गट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या करते हैं, वो वहाँ से वाइटामिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम लोग यूज़ कर सके। वाइटामिन्स के वहीं से हमको मिलता है, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ भी हमारे मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। फिर चौथा, कितना पॉइंट्स हो गया, जो भी है। फिर नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आजकल क्या हो रहा है कि मतलब ह्यूमन में जो इंसुलिन हुआ, एंजाइम हुआ, ये मतलब ह्यूमन के हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम लोग ये सब बना रहे हैं। जैसे इंसुलिन हुआ, एंजाइम हुआ, ये सब सारे जो होता है ना, जिसको डायबिटीज होता है, वो इंसुलिन का यूज करते हैं। वो कहाँ से आता है? ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जाता है कि बैक्टीरिया या यीस्ट, ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और इजीली ये रैपिड ग्रोथ करते हैं, मतलब इसका ग्रोथ बहुत फास्ट है, ये आराम से किसी भी इन्वायरमेंट पे ढल जाते हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और ह्यूमन के इंसुलिन को निकाल करके मैच किया जाता है इसके मतलब बैक्टीरिया, और इसके इंसुलिन में डालता है, फिर उसको प्रोड्यूस किया जाता है इंसुलिन, और फिर वही ह्यूमन को दिया जाता है, जो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर उसी तरह से एंजाइम बनता है। पहले ये इंसुलिन कैसे बनता था आपको पता है? एनिमल से हम लोग ये इंसुलिन बनाते थे, जो का बहुत लोगों को उससे इन्फेक्शन भी हो जाता था, प्रॉब्लम भी होता था। लेकिन ये बैक्टीरिया वाला प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इतना डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए कि मतलब इसमें भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तरह तरह का मेडिसिन बनता है बैक्टीरिया और ईस्ट की वजह से, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट है बायो रेमेडिएशन। ये एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत जगह पे यहाँ पे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको इंटेंशनली यूज़ किया जाता है वैसे जगह पे जहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ या फिर
मेटल कंटामिनेशन ज़्यादा हुआ, वैसा एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहाँ पे ऑयल स्पिल, मेटल कंटामिनेशन, ये सब चीज़ का ज़्यादा ही गंदगी फैला रहता है, तो वहाँ पे साइंटिस्ट लोग इंटेंशनली इस बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं वो ऑयल स्पिल को साफ़ करने के लिए। मतलब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ऑयल स्पिल को एज ए फूड के सोर्स पे, मतलब एज ए एनर्जी अपने लिए लेता है और उसको ब्रेक डाउन करता है नॉन टॉक्सिक्स में। मतलब वो एक तरह से टॉक्सिक वाला सब्सटेंस हुआ, उसको नॉन टॉक्सिक्स में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो हम लोग को हार्म ना हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। तो फिर उसी तरह से मेटल कंटामिनेटेड एरिया वाला में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये बायो मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल है, जो पॉपुलेशन जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इस तरह का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाला जो कचरा होता है वो सबको साफ करने के लिए ये बैक्टीरिया बहुत यूज़ होता है। तो इसको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मतलब बस आप इतना जानिए कि ये बैक्टीरिया ऑयल स्पिल, जितने भी इंडस्ट्रियल कचरे होते हैं, मतलब ऑयल स्पिल हुआ, मेटल कंटामिनेशन हुआ, ये सारे चीज़ को साफ करने के लिए ये बैक्टीरिया को इंटेंशनली यूज़ किया जाता है। फिर है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या, मतलब आपका दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ के लिए हम उसको योगर्ट, और एक ही बात है योगर्ट और दही, उसको बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और उसके बाद उसके प्रोटीन में काम करके उसको कोएगुलेट कर देता है। ठीक है, ये इसका डिटेल सारा बताए हुए हैं। फिर एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करता है, सॉइल के टेक्सचर को इन्हेंस करता है, मतलब उसके टेक्सचर को बढ़ा देता है, बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ बनाता है, बहुत ही एनर्जेटिक और न्यूट्रिएंट वाला बना देता है, ताकि उसके प्लांट उसको यूज़ कर सके और फिर ग्रो कर सके। कैसे, मतलब वो जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो प्लांट उसको यूज़ करता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक तरह से फिर से आप ये बायो रेमेडीज़ वाला एक्शन लेना पड़ेगा कि आपको बैक्टीरिया डालना पड़ेगा पेस्टिसाइड्स का जो साइड इफेक्ट है उसको साफ करने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे मेथड्स हैं, मतलब इतने सारे पॉइंट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए काम करके इतना हम लोग को हेल्प पहुंचाते हैं। तो ये सारे डिटेल्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबको जानना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना यूज़फुल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में इतना सारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, हम लोग के द्वारा ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है कि पूरा एकदम इन्वायरमेंट ही बर्बाद हो रहा है। तो ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये लोग ना हो तो हम लोग तो रहे ही ना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पॉइंट्स नोट करना है तो कर लीजिए। और हम इसको वैसे भी और प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, वहाँ पे आप इसको डिटेल्स में जान सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपके लिए इतना ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया था जो एनसीईआरटी के बुक से दिया था, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया। ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप एक टेस्ट के लिंक पे जा सकते हैं। ये इसका लिंक है, आप इस पे क्लिक कीजिए, लिंक पे जाइए और टेस्ट को दीजिए। टेस्ट देने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी और आपका मतलब सोचने का तरीका भी चेंज होगा। और उस सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने वहाँ पे डाले हैं उसके सारे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो तब मिलेंगे जब आप टेस्ट प्रॉपरली दीजिएगा। तो बिना टेस्ट दिए आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रॉपरली जाइए और इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये या तो QR कोड स्कैन कीजिए और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आपको जो टेस्ट होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक सैंपल के तौर पे बता देती हूँ, अभी आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। जैसे है कि प्लांट लाइक लेग्यूमिनस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब जो प्लांट लेग्यूमिनस है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह करके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। तो क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर ये बैक्टीरिया नहीं रहेगा, तो मतलब वो बैक्टीरिया रहे ही ना तो वो कैसे प्लांट को इफेक्ट करेगा, कैसे सॉइल को इफेक्ट करेगा, कैसे हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा। ये एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम नहीं देंगे, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप श्योरली उस टेस्ट को अटेम्प्ट लीजिएगा ताकि आपको और भी आपकी कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो इसका आंसर है कि अगर लेग्यूमिनस प्लांट में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं अगर वो नहीं होंगे तो क्या इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट कि आपका सॉइल उतनी तरह से फर्टाइल नहीं हो पाएगा।
जो बहुत ही नेसेसरी है। अगर वो फर्टाइल ही नहीं हो पाएगा मतलब नाइट्रोजन का कंटेंट उसमें घट जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट को इफेक्ट होगा, मतलब प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा, प्लांट को उतने न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, उतने अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं मिलेंगे, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसको काफ़ी तरह से नुकसान होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, आपको उसको ग्रोथ करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केमिकल्स डालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर मतलब पेस्टिसाइड, ये सब जब डालोगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने का काम करता है, प्लस सॉइल को भी वो बहुत तरह से नुकसान करता है। वो उतना डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सॉइल को हार्म करता है, वो सही नहीं है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना हमारे सॉइल के लिए भी प्रॉब्लम वाला बात है, क्योंकि वो हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी को घटा देता है। इसीलिए ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर होते हैं, जो इतना मीनिंगफुल काम करते हैं, इतना रिमार्केबल चीज़ करते हैं, हमारे सॉइल को इनरिच करते हैं नाइट्रोजन से, वो अगर नहीं रहेगा तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हम टेस्ट में पूछने वाले हैं, तो आप उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए है, आपके भले के लिए है। आप टेस्ट दीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और आप डीपली चीज़ों को समझ पाओगे, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए एक तरह से खेल हो जाएगा। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो सब जानता हूँ, वैसा वाला फीलिंग्स आएगा। इसीलिए आप टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट लें, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।